बीमारी कुछ ना कुछ दस्तक ज़रूर देती है, पर हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। शराब प्री कैंसरस है क्योंकि शराब से लीवर खराब होता है और ख़राब लीवर में ही कैंसर डेवलप होता है। तो देखा जाता है चाहे बच्चे हो बूढ़े हो हर कोई इस बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? दिनचर्या अनियमित हो गई है, हमारा खान पान सही नहीं है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से बचें और ये तीनों डोज लगने के बाद आप हेपेटाइटिस बी की बीमारी से आजीवन बचे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है भोपाल के गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय कुमार। आपको बता दें डॉक्टर संजय कुमार एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका दंगल टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आजकल लीवर कैंसर की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि इसके सिम्टम्स भी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो इस समस्या का क्या कारण होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? लिवर कैंसर अक्सर उस लिवर में होता है जिसमें पहले से कोई खराबी हो और वो खराबी को हम कहते हैं सिरोसिस। तो सिरोसिस ऑफ लिवर एक प्री कैंसरस कंडीशन है। तो अगर हम लिवर कैंसर के कारणों को देखें तो वो सब कारण जो लिवर सिरोसिस करते हैं इस पे लागू होते हैं। तो जिसको एक आम आदमी को जानना ज़रूरी है वो ये है कि शराब वो पहला कारण है जिससे लिवर ख़राब होता है। दूसरा, डिजीज़ जो शराब की तरह ही होती है पर व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो उसे हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या आमतौर पे इसको फैटी लिवर भी कहा जाता है। तो फैटी लिवर या अल्कोहल और इससे भी बढ़ के दो वायरस के इन्फेक्शन हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कहते हैं। तो ये सब होते हैं प्री कैंसरस, इनके कारण लिवर पे बाद में जाके कैंसर हो सकता है। तो कैसे इससे बचे, क्या ऐसा अपनाएं कि जिससे बचा जा सके? क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसा आपने कहा कि ये एक साइलेंट बीमारी है, कैसे पता चले। तो जब तक कि जांच नहीं करते हैं इस बीमारी के कोई ख़ास लक्षण नहीं होते तो पता नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं कि जैसे सभी जगह आजकल एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। तो हेल्थ चेकअप में लिवर फंक्शन टेस्ट भी होते हैं जो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी होती है। तो सोनोग्राफी से आइडिया लग जाता है कि लिवर के अंदर कोई गठान तो नहीं बन रही, और ब्लड टेस्ट यानी लिवर फंक्शन टेस्ट से पता चल जाता है कि लिवर पर कोई ख़राबी आ रही है क्या। अगर थोड़ी भी शंका होती है तो फिर वो स्पेसिफिक टेस्ट जिनसे लिवर कैंसर को पकड़ा जाता है वो किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लड में ही टेस्ट और होते हैं, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन वगैरह, और एक लिवर का सीटी स्कैन होता है, ट्राइफेजिक सीटी स्कैन। तो ये सब करके हम इसको पकड़ सकते हैं। अब आपने पूछा कि इससे बचा कैसे जाता है, तो बचने का यही सब है जैसा मैंने बताया। चूँकि एक वो बीमारी है जो वायरस के इन्फेक्शन से भी होती है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस से बचें। बी वायरस से कैसे बचेंगे उसका बड़ा साधारण और सिंपल तरीका है कि वैक्सीन लगवा लें। हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही सरल और सुगम वैक्सीन उपलब्ध है जो अब सभी बच्चों को पैदा होते ही लगाया जाता है। तो वो सब लोग जो 2000 वो पहले नहीं लगा जिन बच्चों को, तो उसके लिए वो लगवा सकते हैं, कभी भी लगवा सकते हैं। तो सन 2000 के आसपास हिंदुस्तान में सभी बच्चों को ये लगना चालू हो गया था। इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। पर वो लोग जो उसके पहले पैदा हुए हैं या जो उसके बाद भी हुए और किसी कारणवश उनको नहीं लग पाया है, तो वो कभी भी इस वैक्सीन के 3 डोज एक निश्चित अंतराल में लगवा सकते हैं। और ये तीनों डोज लगने के बाद आप हेपेटाइटिस बी की बीमारी से आजीवन बचे रहेंगे। ये इतना अच्छा वैक्सीन है, पहली बात। लेकिन सिर्फ हेपेटाइटिस बी से बचने से आपको लिवर कैंसर से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा और भी कारण हैं। तो उन और कारणों से बचने के लिए दो मुख्य बातें समझ लें। एक तो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है जो जिसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, पर उससे बचना है तो हमको सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सेफ़ ब्लड प्रैक्टिसेस हम कहते हैं, यानी कि असुरक्षित यौन संबंधों से बचें। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सर्जरी है, मतलब वो जिम्मेदारी हेल्थ केयर सेटअप की ज़्यादा हो जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड लग रहा है तो वो टेस्टेड ब्लड हो। अगर उसकी सर्जरी होनी है तो सभी जो औजार इस्तेमाल होने हैं वो पूरी तरह से स्टरलाइज्ड हों। तो इस तरह से हेपेटाइटिस बी और सी से बचा जाता है। लेकिन और जो दो बातें मैं कह रहा था वो ये है कि शराब से बचना है। शराब प्री कैंसरस है क्योंकि शराब से लीवर ख़राब होता है और ख़राब लीवर में ही कैंसर डेवलप होता है। तो शराब का सेवन ना करें, और अगर करते भी हैं तो सीमित मात्रा में करें। और चौथी बात जो आई इसमें वो ये है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर से बचें। तो अब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर एक वो बीमारी है जो 1980 के पहले किसी को पता भी नहीं था कि ये भी बीमारी होती है। और आज भी वर्ल्ड में जितने लोगों को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसमें से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि उनको ये बीमारी है। इस बीमारी का जनक है आपका बॉडी वेट। जो लोग ओवर वेट हैं
और जो लोग डायबिटिक हैं, और तीसरे वो लोग जो कि ये सब नहीं है फिर भी क्या बैठे रहते हैं, कसरत नहीं करते हैं। आज के दौर में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जी, आज के दौर में ऐसे लोग बहुत हैं जो कॉरपोरेट में वर्क करते हैं या बिज़ी हैं, दिन सुबह से शाम तक टेबल पे बैठकर काम करते हैं और उसके बाद खा पी के थक के सो जाते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है और इस बीच में ड्रिंक भी लगाते हैं 1-2 पैक। तो ये दिनचर्या जन्म दे रही है इस प्रॉब्लम को ज़्यादा। तो इस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में लिवर कैंसर के पेशेंट में जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा है, मतलब उसने शराब को भी पीछे छोड़ दिया। तो जिनको डायबिटीज़ है उनको भी फैटी लिवर होता है, तो इसलिए डायबिटीज़ को भी हम कहते हैं कि वो प्री कैंसरस कंडीशन है। तो ऐसा ना सोचें कि जिनको डायबिटीज़ है वो इस वक्तव्य से घबरा जाएं कि हमको डायबिटीज़ है तो हमको लिवर कैंसर हो सकता है। कॉमन नहीं है, पर हाँ अगर आपको बहुत वर्षों तक डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में धीरे धीरे लिवर में फैट जमा होता है और आपको फैटी लिवर या सिरोसिस हो सकता है और इसी से लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ हमेशा एक्सरसाइज ज़रूर करें और उचित दवा लेके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। तो इसके सिम्टम्स क्यों नहीं दिखाई देते? इतनी गंभीर बीमारी हमारे शरीर में पनप रही होती है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि ऐसी कोई बीमारी भी हो रही है उसे। देखिए, जो कैंसर की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर कैंसर साइलेंट होते हैं, ये सिर्फ लिवर कैंसर पे ही नहीं, अगर आप शरीर के और भागों के भी कैंसर देखेंगे तो दर्द उनका मुख्य कारण नहीं होता। दर्द इन सब में आता है एंड स्टेज में। तो अर्ली स्टेज में अगर बीमारी को पकड़ना है तो आपको बहुत जागरूक होना है, बहुत सी चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लक्षण नहीं होते, पर लक्षण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति नज़रअंदाज करता है। मान लो उसको हल्की सी भूख कम हो गई है या पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ हल्का फुल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, इसको दर्द भी नहीं कहेगा। तो ऐसे लक्षणों को व्यक्ति हफ्तों महीनों तक नज़रअंदाज करता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने लक्षणों के प्रति हमेशा जागरूक रहें, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। बीमारी कुछ ना कुछ दस्तक ज़रूर देती है पर हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे पहले के समय में 50 की उम्र पार कर ले, मतलब एक उम्र दराज के लोग होते थे जिनको एसिडिटी और ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी बीमारियां होती थी। आजकल तो देखा जाता है चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, हर कोई इस बीमारियों से परेशान रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? कारण है हमारी दिनचर्या। पहले के समय में आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, आपको हर काम के लिए पैदल चल के जाना होता था। तो आज कोई आदमी इतना भी नहीं, अस्पताल भी आता है तो गेट से 10 मीटर दूर भी गाड़ी नहीं खड़ा करना चाहता, वो चाहते हैं गेट पे ही खड़ी हो। तो चलना फिरना तो लोगों ने बंद कर दिया है। तो और दूसरा, खाने में बहुत चेंज आ गया है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वेस्टर्न फूड है, डाइट है, जो फास्ट फूड्स हैं वो सब अवेलेबल हैं और लोग समय के अभाव में या ज़्यादा बिज़ी हैं तो खाना बना नहीं है तो इसी सब खाने से काम चला लेते हैं। तो जो इसका मुख्य कारण है कि एक तो हमारी दिनचर्या अनियमित हो गई है, हमारा खान पान सही नहीं है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण एसिडिटी या जो भी आपने कहा पेट की समस्याएं वो इसलिए बढ़ रही हैं। आज के दौर में स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए हमें किस तरीके का खान पान या किस तरीके की दिनचर्या अपनानी चाहिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, क्या है एक स्वस्थ दिनचर्या, खासतौर में लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरल भी कहें तो हम कहते हैं कि सबसे पहला काम है कि समय से सोना और समय से उठना और एक अच्छी नींद रात में लेना। टुकड़ों में नहीं कि रात में 4 घंटे सो लिए दिन में सो लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको एक मुश्त 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि आपको सुबह उठ के, जैसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता, वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि सुबह यूं ही काम पर निकल जाते हैं, या बहुत सी गृहिणियां हैं जो कहती हैं कि घर का सारा काम निपट जाए उसके बाद खाएंगे 2 बजे दोपहर में, तो वो गलत है। तो ब्रेकफास्ट का बहुत महत्व है, एक समय से आप उठ के नाश्ता कर लें। और जनरली हम कहते हैं कि 3 बार ज़रूर आप खाना खाएं, एक नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं और आपका हर खाना एक बैलेंस्ड फूड हो। ऐसा ना हो कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ ही खा ली। बैलेंस फूड में फिर सभी कुछ आता है, उसमें रोटी भी आती है, दाल चावल सब्ज़ी दही सलाद सब कुछ होता है उसमें। बहुत अधिक तेली वस्तु ना खाएं, बहुत तला हुआ खाना ना खाएं। ऐसा नहीं कि एकदम जीवन में कभी समोसे कचौड़ी नहीं खाएंगे, पर उसका एक दिन निर्धारित कर लें कि इस दिन खाएंगे। एक आम तौर पे एक रूटीन फिक्स होना चाहिए जिसमें एक बैलेंस डाइट लें। तो जैसा मैंने कहा 3 बार डाइट लें, लेकिन आखिरी खाना जो है आपका वो सोने से 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। ये नहीं हुआ कि 10 बजे खाना खाया और 10:30 बजे सो गए। इसके अलावा एक्सरसाइज का बहुत महत्व है दिनचर्या में और हम कहते हैं कि लगभग हर व्यक्ति को रोज़ाना 1 घंटा पैदल चलने के बराबर एक्सरसाइज करना चाहिए। चाहे आप 1 घंटा पैदल चलें जो करीब 5 किलोमीटर के आसपास होता है, या आप उतनी साइकिलिंग कर लें या कोई खेल लें या स्विमिंग कर लें। तो शरीर को इतनी कसरत की ज़रूरत होती है।
तो वो करना है, समय से सोना, समय से उठना है, प्रॉपर खाना खाना है, बैलेंस फूड लेना है और खुश रहना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आजकल बीमारियों का तुरंत पता लगाने के लिए कई आधुनिक मशीनें आ गई है, जिससे मतलब जांच करके तुरंत बीमारी का पता लगा लिया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी जांचें आपके हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं जिससे बीमारियों का पता लगा जांचें होती हैं। तो इन जांचों के बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले जैसा हम लिवर की बात कर रहे हैं, तो एक लिवर का एक बहुत ही आधुनिक और अच्छा टेस्ट है जिसे कहते हैं फाइब्रोस्कैन। तो जैसा हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि लिवर की बीमारियों के लक्षण नहीं होते तो कैसे पकड़ में आएगा। तो फाइब्रोस्कैन वो विधि है जिसको करने में 10 मिनट का समय लगता है और सोनोग्राफी की तरह होती है। पेट के ऊपरी भाग में राइट साइड में मशीन का प्रोब रख के अंदर की एक तरह से तस्वीर ली जाती है। तो उस फाइब्रोस्कैन से लिवर की बीमारियों को आप बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। कभी कभी तो ये इतना जल्दी कि हो सकता है बीमारी अभी ना पकड़ते तो आज से 3, 4, 5 साल बाद पकड़ में आती है। तो ख़ास तौर में ये बहुत एप्लीकेबल है डायबिटिक लोगों के लिए, वो लोग जो रेगुलर शराब का सेवन करते हैं उनके लिए। कैसा बर्ताव करते हैं जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए, वो अपनी सारी समस्याएं बताने लगे, वो आप पे विश्वास करने लगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, सबसे रेलेवेंट है। क्योंकि देखिए, ये कोई एक जगह की, एक हॉस्पिटल की नहीं, ये किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का ये मैं कहूँगा क्वालिटी है जो होना चाहिए हर जगह ही। तो उसके लिए यही चाहिए कि जो भी पेशेंट आते हैं यहाँ, तो वैसे भी परेशान लोग ही आते हैं हर हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को अच्छे से व्यवहार किया जाए, उनको प्रॉपरली ग्रीट करें, रिसीव करें, उनको गाइड करें कि आपके लिए ये अब आपको ये करना है टेस्ट। बहुत बार होता है, बहुत व्यस्तता के चलते उतना टाइम नहीं दे पाते, पर हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हर एक से शांत रह कर सौम्य स्वभाव में बातचीत की जाए। और इससे, जैसा आपने कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ को कॉन्फिडेंस होता है, वो अपनी बीमारी अच्छे से आपसे शेयर कर पाता है और उसको आपके इलाज पर भी भरोसा होता है। तो जिसको हम कहते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, या एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेटअप और पेशेंट की रिलेशनशिप है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए। आजकल बहुत से लोग मिलते हैं तो उनका ओवरवेट रहता है, वो ऐसा कहेंगे हम ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, हम तो एक्सरसाइज ही करते, पर हमारा वेट, हमारी बॉडी ऐसी है। तो क्या सच में उनकी ऐसी बॉडी होती है या इसका कोई और कारण है? ऐसा बिल्कुल होता है, हर एक का अपना एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कई फैमिलीज़ में आप देखते हैं कि सभी लोग ओवरवेट होते हैं, तो इसका बहुत कुछ प्रभाव हमारे जीन्स में भी होता है। पर ऐसे लोगों को भी वेट कंट्रोल करना पड़ता है और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट इन्हीं 2 जगह से हो सकता है कि आपको खाने में कट डाउन करना होता है और एक्सरसाइज को बढ़ाना होता है। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसका इलाज करते समय बहुत लोगों की आपसे उम्मीदें होती है। इलाज तो सिर्फ एक पेशेंट का होता है, लेकिन उसके सारे परिवार, सगे संबंधी, सबकी उम्मीदें आपसे होती है और उस उम्मीदों पे खरा उतरना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो एक चुनौती जैसा हो जाता है। तो ऐसे में आप उस चुनौती को किस तरीके से लेते हैं? नहीं, चुनौती तो है ही और ये हमारा काम है। तो हम बस इतना जानते हैं कि हमने अपना काम सीरियसली करना है ना, और सिंसियरली करना है। जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है, जितना नॉलेज हमको है वो अप्लाई करके पेशेंट के लिए हमको उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना है और उसको उचित इलाज देना है। तो ये चैलेंजिंग तो है ही। देखिए, डॉक्टर का पेशा ही एक चैलेंजिंग पेशा है, क्योंकि जो आया है वो तकलीफ़ में आया है और वो चाहता है कि उसका निदान हो जाए। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि डॉक्टर साहब को खुद क्या परेशानी है या कुछ है, उसको कोई इस बात से मतलब नहीं है ना। हो सकता है वो रात भर के जगह हों किसी पेशेंट के इलाज में, पर वो तो सुबह आया, वो अपने परेशानी के लिए आया। तो हमको वो सब भूल कर ये करना पड़ता है और इसलिए ये पेशा डेफिनेटली चैलेंजिंग है। तो आज हमने गेस्टो केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संजय कुमार जी से चर्चा की, जिसमें पाचन तंत्र, लीवर से जुड़ी कई बीमारियों पर भी हमने चर्चा की कि ये बीमारियां कैसे होती हैं और इनका निदान कैसे करें, किस तरीके का खान पान करें, जिसका संजय कुमार जी ने हमें बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। और इसके अलावा हमने एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए किस तरीके का खान पान रखना चाहिए उस पर भी चर्चा की। तो डॉक्टर संजय कुमार जी के दिए गए सुझाव को अपने जीवन में अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन जिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.